हेलो स्टूडेंट, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें 19th सेंचुरी में एएमयू का जो कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जो मास था ग्राम में वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। एएमयू और ग्राम का जो रिलेशन डेवलप किया उसमें हेल्प किसके लिए हमने कार्बन 12, उसका जो 12th पार्ट का जो मास था दैट इज इक्वल टू 1 एएमयू, और इस बेस पे हमने एएमयू पे वर्क किया था, एटॉमिक मास यूनिट। और वहां पे जो नंबर आता है वो सिंपल फॉर्म में आता है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट आया मोल का, और बाद में वो नंबर का कॉन्सेप्ट आया, और इस बेस पे पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया। एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपका क्लियर हो गया है, और एक्सरसाइज के जो मैंने क्वेश्चंस आपको वर्क में दिए थे वो भी आपने कंप्लीट कर दिए होंगे। तो ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि चलो मुझे बताना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेनली तो यूनिट के बेस पे है, लेकिन फिजिक्स वालों ने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, ओके, उसके बेस पे तो फिर भी हम डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं। जैसे यूनिट के बारे में कुछ है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी क्वांटिटी हो उसको आइडेंटिफाई करना है तो पीछे यूनिट लिखना होता है, क्लियर, और यूनिट से ही वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होता है, तो क्लियर होना चाहिए, ओके। तो यूनिट कौन सा लिखे उसके बेस पे सिस्टम डेवलप की गई थी, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, और अभी जो लेटेस्ट है दैट इज एसआई, और एसआई दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, ये सबको पता है, और ये पूरे वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम को डेवलप किया है जिससे हमारा जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, यूनिफॉर्मिटी, उसमें कोई दिक्कत ना आए, क्लियर, ओके। अब ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी है, उसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसमें 7 है, और कौन कौन सी 7 है वो फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी वो टेबल में दिया है, तो सबके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, ओके। तो सबसे पहले देखो लेंथ, इसका यूनिट भी आपको बता रहे हैं दैट इज मीटर, देन मास केजी, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, thermodynamic temperature that is Kelvin, and quantity of matter that is mole, yes, and intensity that is candela। तो ये 7 जो है that is a fundamental quantity हम बोल सकते हैं, और उसके कौन कौन से यूनिट है वो भी आपको पता होने चाहिए, और टेक्स्ट बुक में एक दूसरा टेबल भी दिया है, उसमें डेफिनेशन सब दी है, हर एक यूनिट की सेपरेट डेफिनेशन, लेकिन उसमें हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। अब हम वन बाय वन, मान लो कि लेंथ है, तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या ध्यान में रखना है, मास पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, टाइम क्या है, करंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तो उसमें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करें तो एक लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, क्वांटिटी में तो मोल का पूरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पहले लेंथ के बारे में। अब एक टेबल दिया है, उसमें आप देखो एक मल्टीपल वाला टेबल है, ऐसा टेबल ही है मल्टीपल, ओके, और उसके बाद है प्रीफिक्स लिखा हुआ है। अभी टेबल को समझना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। उसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मल्टीपल में लिखा है 10⁻⁻12 और यहाँ पे लिखा है पिकोमीटर, ऐसा कुछ लिखा है, ओके। अब हमें क्या करना है, तो सबको ये जो -12 है उसके पीछे क्या लिखना है, मीटर, यस, और पिकोमीटर के आगे लिखना है आपको 1, मतलब मैं मीटर में डेवलप कर रहा हूँ, ओके, और बीच में क्या करते हो इक्वल, तो ये हो गया आपका रिलेशन 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। ये जनरल वर्ड यूज किए हैं, लेकिन मैं उसको लेंथ के फॉर्म में ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लेंथ में यूज होगा इसे। तो आपको टेक्स्ट बुक में क्या करना है, जो मल्टीपल की कॉलम है
उसमें जो नंबर दिए हैं 10 के पावर में पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर, तो उसके पीछे क्या लिख दो, मीटर। मीटर 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 ऐसा लिखना पूरा, मीटर मीटर मीटर। सेकंड जो कॉलम है प्रीफिक्स वाला, उसके आगे क्या लिख दो, 1 1 1 1 1 1 1 और बीच में इक्वल कर दो। चलो सब स्टूडेंट टेक्स्ट बुक लेके बैठे हैं तो इतना ऐड कर दो टेबल में, तो जिससे रिलेशन कैसे बनता है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? चलो सेट कर दिया। फर्स्ट कॉलम के पीछे मीटर, सेकंड कॉलम के आगे 1 और बीच में इक्वल। अब केमिस्ट के लिए जो कौन कौन सा रिलेशन इन फ्यूचर आपको यूज करना है, तो उसके आगे टिक मार्क कर दो। सबसे पहले 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। नेक्स्ट वन 10⁻⁹ मीटर दैट इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ये भी हम यूज करेंगे, पिकोमीटर, नैनोमीटर। बाद में माइक्रोमीटर 10⁻⁶, मिली, सेंटी और डेसी। डेसी तक आपको जाना है। क्लियर? तो इतना आप पहले सेट कर दो। चलो टिक मार्क कर दो। क्लियर? तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलो बाद में दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। लेंथ जो हमारी है उसमें नॉर्मली हम मिलीमीटर, सबको पता है मिलीमीटर यूज करते हैं, बाद में सेंटीमीटर यूज करते हैं और मीटर यूज करते हैं। आपको पता है ये तीन तो बेसिक हमारे यूनिट है लेंथ के। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 10 की है। रिलेशन आप क्या लिखते हो, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखते हो कि नहीं? और इन दोनों के बीच में क्या लिखते हो, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो यहाँ पे 10 का गैप है और यहाँ पे 100 का गैप है, तो यहाँ पे बीच में एक नया यूनिट में सेट करते हैं दैट इज dm, एंड dm मींस डेसीमीटर। इज इट क्लियर? ओके। अब देखो अपने आप एक गैप जो हो गई वो 10 की गैप हो गई। अब मुझे बताओ इन दोनों का रिलेशन क्या था, तो हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, चलो इन दोनों के बीच में भी 10 का गैप रहेगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। एंड थर्ड, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब मैंने 10 का इंटरवल सेट कर दिया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। क्लियर? अब आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो। मान लो कि मिलीमीटर को मीटर के साथ जोड़ना है, तो 10 के कितने गैप आ गए, 3, इट मींस 1000। ठीक है, एक एक जीरो क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ। यहाँ पे 10 है, एक किया तो 100 हो जाएगा, एक किया तो 1000 हो जाएगा। तो रिलेशन आपका हो जाएगा 1000 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर? इन दोनों का रिलेशन बनाना है, सो 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। क्लियर? तो इस बेस पे लेंथ के जो यूनिट है उसका रिलेशन हम बना सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब इसकी जरूरत पड़ती है। तो लेंथ में हमें इतना याद रखना है। ओके, चलो इसके बाद सेकंड बात करते हैं मास। मास एंड वेट बोथ आर डिफरेंट थियोरेटिकली। देखो कैसे, मास है दैट इज m और वेट जो है दैट इज mg। क्लियर? मतलब g जो है उसको भी कंसीडर करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिजिक्स में पढ़ते हो। ये जो मास है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज, इज डज नॉट चेंज विथ प्लैनेट। आप अर्थ पे खड़े हो, मून पे चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, मास जो है दैट ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन ये जो वेट है, वेट दैट वेरीज, ये चेंज होगा, वेट चेंज होगा। उसका रीजन है वैल्यू ऑफ g, यस दैट विल चेंज फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट। आपको पता है अर्थ पे g की वैल्यू
9.8 है, लेकिन मून पे आप जाओगे इधर डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। मतलब कोई पर्सन यहाँ पे 60 वेट दिखाता है 60, तो जो 60 आ रहा है वो mg आ रहा है, टोटल कॉम्बिनेशन है उसका। और वो पर्सन जब मून में जाएगा डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, दैट इज 10। क्लियर? तो ये भी थोड़ा क्लियर होना चाहिए। फिर भी हम अर्थ पे ही ज़्यादातर वर्क करने वाले हैं और इसीलिए हम ज़्यादातर मास वेट को पैरेलल लेते चलते हैं केमिस्ट्री में। तो फिर भी दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, यूनिट के बारे में भी मैं आपको बताऊं, ये जो मास है, मास इसका यूनिट क्या होता है? आइदर ग्राम और किलोग्राम होता है। और इसका यूनिट क्या होगा? m का यूनिट तो kg होगा, g का यूनिट क्या होगा? दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड दैट इज इक्वल टू न्यूटन, दैट इज इक्वल टू न्यूटन। और न्यूटन जो है दैट इज यूनिट ऑफ फोर्स। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये जो वेट है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वन टाइप ऑफ आप बोल सकते हो। तो ये थोड़ा आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम, जो क्वांटिटी हम यूज करते हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम जो है नॉर्मली दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब आपको पता है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम किस में मेजर होता है? नॉर्मली लीटर में मेजर होता है, उसके बाद मिलीलीटर में होता है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, बहुत सारे यूनिट हैं। तो सबके बीच में रिलेशन क्या है वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो कैसे उसको याद रखना है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। सेंटर में पहले 1 लीटर ले लो, 1 लीटर, यस 1 लीटर, 1 लीटर के बेस पे हम रिलेशन बनाते हैं। ओके, चलो 1 लीटर आपने ले लिया। अब इसके दोनों साइड ये सेट कर दूंगा, मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर क्यूब, कितना? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पे आप लिख दो 10⁻³ मीटर क्यूब। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपके पास रिलेशन होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, सेंटीमीटर क्यूब और ml बोथ आर सेम, मतलब 1000 ml ऐसा लिखो, ये भी क्लियर होना चाहिए। मतलब 10⁻³ हुआ ना? हाँ, तो सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों सेम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, तो ये भी रिलेशन आ गया। और दूसरा रिलेशन मैं लिख देता हूँ 1 dm³, बस इतना याद रखना, एक पूरा पिक्चर आपका क्लियर। और कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के सारे यूनिट है, ml, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डीएम, जो भी आपको लिखना है सब लिखना, लीटर सेंटर में रखना है बस, बस समझ गए? ओके, अब एक रिलेशन हम प्रूव कर रहे हैं, ये वाला, इसको मैं प्रूव कर रहा हूं। कैसे? देखो प्रूव किया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, सही है? ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। चलो यहां से लिखते हैं 1000 ml को हम क्या लिखेंगे? 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। क्लियर? ओके, अब इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। एनी डाउट? 10 into 10 into 10, that is 1000 centimeter, 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 that is centimeter cube. And we know 10 centimeter is equal to 1 decimeter. ये भी प्रूव कर दिया हमने। इसका भी क्या होगा? 1 decimeter, इसका भी क्या होगा? 1 decimeter. So 1 into 1 into 1, that is 1 decimeter cube. हो गया? तो ऐसे हम रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। केमिस्ट्री की लैब में वॉल्यूम आपको मेजर करना है तो ग्लासवेयर आता है, ब्यूरेट है, पिपेट है, मेजरिंग फ्लास्क है, मेजरिंग सिलेंडर है, ऐसे बहुत सारे ग्लासवेयर आप केमिस्ट्री के लैब में देख सकते हो। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे मेजर होता है वो भी क्लियर होना चाहिए, कौन कौन से ग्लासवेयर यूज करते हैं, कौन सा यूनिट है वो भी क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये सब इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू।
इसके बाद मास और वॉल्यूम दोनों को जब आप कंबाइन करते हो रेशियो फॉर्म में एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी। और डेंसिटी का तो मैं बहुत यूज कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी में मास आपने ग्राम में लिया तो वॉल्यूम किसमें होता है ml में। ml और सेंटीमीटर दोनों सेम होते हैं तो cc लिखते हैं। ये जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको कभी-कभी ऐसे लिखते हैं cc क्यूबिक सेंटीमीटर ऐसे बोलते हैं, फिर दोनों का मीनिंग सेम होगा। केजी में लिया तो नीचे किलोमीटर लेना पड़ेगा, केजी पर लीटर। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी रिप्रेजेंट मास of matter present in unit volume. Yes, unit volume or ml, or ml means 1 ml, and 1 ml that is unit, 1 means unit. तो एक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। बाद में टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। चलो टेम्परेचर के बारे में भी हमने पढ़ा है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे बताओ टेम्परेचर एग्जैक्टली है क्या? टेम्परेचर मेजर व्हाट? ओके, तो टेम्परेचर के बारे में लिखते हैं इट मेजर्स लेवल ऑफ थर्मल एनर्जी। ये पॉइंट अभी से माइंड में सेट कर दो, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में। लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एग्जैक्टली टेम्परेचर मेजर व्हाट, दैट मेजर लेवल, नॉट क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी। यस, ये क्लियर होना चाहिए। क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी जो होती है दैट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ कैलोरी और जूल। क्लियर? और लेवल जो मेजर होता है वो डिग्री, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में होता है। ये क्लियर होना चाहिए। तो टेम्परेचर इंडिकेट व्हाट एग्जैक्टली, दैट इज अ लेवल नॉट क्वांटिटी। बस इतना याद रखो, टेम्परेचर मेजर लेवल नॉट क्वांटिटी। हाँ, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब जो मैटर में हीट की क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका लेवल हाई होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सोसाइटी में किसी पर्सन के पास पैसे की क्वांटिटी, रुपीस की क्वांटिटी ज्यादा है, मुकेश अंबानी, तो सोसाइटी में उसका लेवल हाई होगा। बात समझ आ रही है? क्वांटिटी जितनी ज्यादा उतना लेवल ज्यादा ही होगा। किसी के पास नॉलेज ज्यादा है तो उसका लेवल ज्यादा रहेगा। क्वांटिटी और लेवल बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट इक्वल। यस, एक क्लियर होना चाहिए। डिटेल में बाद में पढ़ेंगे थर्मो में, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए। और हम मेजर किसमें करते हैं? डिग्री, सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट। तो नॉर्मली ये तीन यूनिट में हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब इसमें सेल्सियस की बात करें तो सेल्सियस है, सेंटर यहाँ पे है, सपोज 0। सेल्सियस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव टेम्परेचर जो है उसकी कोई लिमिट है ही नहीं, फॉर एग्जांपल इनफाइनाइट। लेकिन ये जो नेगेटिव टेम्परेचर होता है उसकी एक लिमिटेशन है, 273.15। क्लियर? मतलब आपको पता होना चाहिए कि सेल्सियस जो है उसकी मिनिमम वैल्यू वो फिक्स है। सेल्सियस माइनस 273.15, इसके नीचे आप नहीं जा सकते, इसका कोई फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट। ओके, अब मुझे बताओ जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नेम है केल्विन। तो केल्विन ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट है दिमाग तो लगाएगा, ठीक है ना? ओके, तो उन्होंने क्या किया, इस सेल्सियस का जो स्केल है ना उसके नीचे सेम एक नया स्केल बना दिया इन टर्म्स ऑफ केल्विन। और दिमाग क्या लगाया, सेल्सियस का जो लोएस्ट था उसके नीचे केल्विन का लोएस्ट आएगा कि नहीं, और केल्विन का जो लोएस्ट था उसको 0 कर दिया, बस। अब मुझे बताओ केल्विन का 0 कहां पे सेट किया? यहां पे किया, दिमाग लगाओ।
तो ये पोर्शन जो आएगा वो केल्विन का पॉजिटिव आएगा और उसके नीचे तो जाना ही नहीं। इसका मीनिंग हुआ केल्विन ऑलवेज पॉजिटिव, एक क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो केमिस्ट्री में जब भी वर्ड आए एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सो यू हैव टू कंसीडर टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ केल्विन, ये क्लियर होना चाहिए। और ऐसा ही आपको पता है केल्विन में ही लेना है, इसीलिए केमिस्ट्री में हम केल्विन का यूज करेंगे। लेकिन डेटा आपको दिया होगा सेल्सियस में, तो सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो वो फॉर्मूला यहाँ से सेट होगी। देखो कैसे, माइनस 273.15 था, यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ, मुझे बताओ माइनस 273.15 जो था वो डिग्री सेल्सियस में था। अब हमें इसको जीरो करना है, तो कैसे होगा? तो इतनी वैल्यू 273.15 क्या कर दो, ऐड कर दो, एंड दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन। ऐसा हो जाएगा कि ये तो नेगेटिव है, तो इसमें इतना पॉजिटिव डाल दो तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला में बाद में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सो इन जनरल क्या होगा, एक जो टेम्परेचर है वो कोई भी ले सकते हो, कोई भी आप ले सकते हो। सो इन जनरल T इन डिग्री सेल्सियस प्लस ये नंबर फिक्स हो गया 273.15, सो न्यू टेम्परेचर दैट इज T इन केल्विन। क्लियर? मतलब सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 आपको ऐड करना है, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो नंबर माइनस करना है। क्लियर? तो ये रिलेशन यहां से हुआ है, केल्विन नेवर नेगेटिव, क्लियर होना चाहिए, एंड दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, और दूसरा एक यूनिट है दैट इज फ़ारेनहाइट, वो भी हम देख लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट जो है वो नॉर्मली जब फीवर होता है डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज करते हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू 32 प्लस 1.8 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मली केमिस्ट्री में फ़ारेनहाइट में कोई सम आते नहीं है, फिर भी रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, मतलब सेल्सियस में जो डेटा दिया है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो। टेक्स्ट बुक में 9/5 लिखा है, दैट इज इक्वल टू 1.8। अब यहां से एक एमसीक्यू निकल के आता है, -40 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपके सामने ही है। सो F is equal to 32 plus 1.8 minus 40. Clear? Therefore, 32 minus 72, so answer becomes -14. इसका मीनिंग क्या होगा? तो एक नंबर ऐसा है -40 that is same in both units. -40 degree Celsius is equal to -40 Fahrenheit, दोनों से हो जाएंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो टेम्परेचर के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। अब आपके पास टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक में आप देखो 3 थर्मोमीटर दिए हैं। पहला वाला जो है दैट इज इन केल्विन, बीच में सेल्सियस है और लास्ट दैट इज फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉइलिंग पॉइंट से, ये क्लियर होना चाहिए। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कितना होता है, 100 डिग्री है। केल्विन में 273.15 क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट इज 373, और फ़ारेनहाइट में 212 आएगा, यहाँ पे 100 सेट कर दो तो आपका जो आंसर है 212 फ़ारेनहाइट। चलो नीचे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0, केल्विन में 273.15 और फ़ारेनहाइट में 32। बीच में आ जाओ रूम टेम्परेचर सेल्सियस में 25, केल्विन में 298.15 और फ़ारेनहाइट में 77, और बीच में एक टेम्परेचर दिया है
ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में 37, केल्विन में 310.15 और फ़ारेनहीट में 98.6। और इसीलिए डॉक्टर का थर्मोमीटर जब 100 से ऊपर आपको रीडिंग देता है वो सेल्सियस में नहीं होता, वो फ़ारेनहीट में होता है। ये क्लियर होगा इसमें। तो डॉक्टर का जो थर्मोमीटर है वो फ़ारेनहीट में होता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक मुझे आपको पढ़ाने थे। उसके बाद जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी मेजरमेंट, दैट इज एरर, यू ऑलरेडी डिस्कस इन फिजिक्स। देन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन मतलब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये मैंने आपको आगे बता दिया है 1 2 3 4। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो पॉइंट अभी इधर है तो उसको 3 स्टेप लेफ्ट में ले लो, दैट इज 10⁻3। ए फॉर्म में है तो ठीक है। सो 1.234 into 10⁻⁻3। ए फॉर्म में है तो 1.234 है, सो 1.234 into 10⁻0। ये सब लिख सकते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन, ओके। तो आप देख लेना। इसके बाद उसका यूज कैसे करना है, वो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। बाद में सिग्निफिकेंट फिगर का एक टॉपिक आता है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिजिक्स वालों ने मुझे बता दिया है कि उन्होंने पढ़ा दिया है। तो केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बस ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस आगे मैंने आपको दिए थे, जो रह गए हैं वो सब आपको ट्राई करना है, ठीक है। वो ट्राई करना, कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको वैसे तो पता चल ही जाएगा, फिर भी 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19, 1.20, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेना एक बार और थोड़ी प्रैक्टिस भी करो खुद सॉल्व करने की। इसके बाद 1.21 उसमें भी, देन 1.22 ट्राई करना, 1.27, 1.31 और 1.34। 34 टेंशन मत लो, इतने क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, बस इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपका ये जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 दैट इज कंप्लीटेड। आगे मैटर वो सब तो ऑलरेडी हो चुका है, और थोड़ा इंपॉर्टेंस आप पढ़ लेना केमिस्ट्री का। मतलब चैप्टर 1 जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है, जी नीट सब लेवल पे हो गया है, याद रखना, ओके। एक लेक्चर में लेने वाला हूँ अभी, चैप्टर 1 नीट नहीं है लेकिन वो है लॉग और एंटी लॉग। केमिस्ट्री में अब जो मुझे चैप्टर पढ़ाने हैं, थर्मो इक्विलिब्रियम, ये सब चैप्टर, उसमें लॉग एंटी लॉग आपको आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो लॉग एंटी लॉग के बेस पे है। तो एक लेक्चर में सेपरेट लेने वाला हूँ, दैट इज प्योर बेस्ड ऑन लॉग एंड एंटी लॉग। तो टेक्स्ट बुक जो आपकी है उसमें पीछे लॉग एंटी लॉग का टेबल मैं चेक करें तो शायद दिया है कि नहीं दिया है, मुझे पता नहीं है, शायद इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके पास फिजिक्स की टेक्स्ट बुक होगी, कहीं ना कहीं तो लॉग एंटी लॉग होगा ही। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा लॉग और एंटी लॉग का रहने वाला है, जिससे आगे में कोई दिक्कत ही ना हो, ठीक है। बाय द वे चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इतने क्वेश्चन ट्राई करना बहुत इजी है। सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक जो है वो फिजिक्स में आपको पढ़ लेना है और इंपॉर्टेंस आप देख लेना, ओके। ओवरऑल पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है विद JEE और नीट। अभी भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जी नीट के लिए से, तो मैं लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। टेंशन की कोई बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस है, मुझे ऐसा लगेगा कि एक लेना है, सारे क्वेश्चन है कुछ